आज हम एक SN1 अभिक्रिया के वेग पर पड़ने वाले अवशिष्ट समूह के प्रभाव तथा विलायक के प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि दोहरा लेते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान कार्बन और अवशिष्ट समूह का आबंध टूट जाता है, कार्ब धनायन बनता है तथा अवशिष्ट समूह छोड़ के चला जाता है। अगले चरण में आक्रमणकारी नाभिक रागी यानी कि Y- कार्ब धनायन पर आक्रमण करता है और हमें वांछित उत्पाद मिलता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि चरण एक सबसे धीमा चरण है, इसलिए यह वेग निर्धारण चरण यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अतः हमें इस आबंध को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि बने हुए कार्ब धनायन और अवशिष्ट समूह अस्थायी हैं, तो यह आबंध आसानी से टूट जाता है और यह चरण तेज हो जाता है। इसलिए अभिक्रिया की दर या फिर कहें अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए हमें कार्ब धनायन तथा अवशिष्ट समूह के अस्थायित्व पे ध्यान देना होगा। हमने पहले ही पिछले वीडियो में कार्ब धनायन के अस्थायित्व पे चर्चा की है, तो चलिए आज अपना ध्यान हम अवशिष्ट समूह यानी कि लिविंग ग्रुप पर केंद्रित करते हैं। जितना ज्यादा अस्थायी अवशिष्ट समूह होगा, उतना ही ज्यादा अभिक्रिया वेग होगा। चलिए इसको और गहराई से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो चलिए इन दो क्रियाधारों की अभिक्रियाशीलता की तुलना करते हैं। यह हम SN1 क्रियाविधि द्वारा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कर रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में ये वाला भाग समान है। देखिए यहाँ पे ये दोनों ही परिस्थितियों में समान है। अतः जब आबंध टूटता है तो हमें दोनों ही परिस्थितियों में समान कार्ब धनायन मिलता है और अवशिष्ट समूह जो कि पहले वाले में Cl- है जबकि दूसरे वाले में यह Br- है। क्योंकि कार्ब धनायन रूप प्रत्येक परिस्थिति में एक समान कार्य करता है, अतः हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि अंतर कहां पे आ रहा है। तो अंतर अवशिष्ट समूहों में है। तो चलिए अपना सारा ध्यान Cl- तथा Br- पर केंद्रित करते हैं और Cl- तथा Br- के अस्थायित्व की तुलना पर अपना ध्यान लगाते हैं। तो आवर्त सारणी में क्लोरीन तथा ब्रोमीन दोनों एक ही समूह के हैं। क्लोरीन परमाणु तीसरे आवर्त में रहता है जबकि ब्रोमीन परमाणु चौथे आवर्त में रहता है। अतः ब्रोमीन परमाणु का आकार क्लोरीन परमाणु से बड़ा होता है। आकार में ब्रोमीन परमाणु क्लोरीन से बड़ा होता है। इसीलिए क्लोराइड आयन की तुलना में ब्रोमाइड आयन भी आकार में बड़ा होगा। ब्रोमाइड आयन के मामले में ऋण आवेश अधिक फैलेगा और प्रति इकाई क्षेत्र पर आवेश कम होगा। जितना अधिक फैला हुआ आवेश होगा, उतनी ही कम स्थितिज ऊर्जा होगी, अतः अस्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए ब्रोमाइड आयन क्लोराइड आयन की तुलना में अधिक अस्थायी है। आइए अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। अब चूंकि Br- Cl- से अधिक अस्थायी है, इसलिए ये वाली अभिक्रिया ज्यादा तेजी से होगी। तो यहां हम देखते हैं कि SN1 अभिक्रिया के लिए दूसरा क्रियाधार पहले क्रियाधार की तुलना में तेजी से क्रिया करता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यहां पर हमें एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए इन तीन क्रियाधारों के अभिक्रियाशीलता की तुलना करनी है, रिएक्टिविटी की तुलना करनी है। तो क्यों ना आप इस प्रश्न को एक बार खुद से हल करने का प्रयास करें और फिर हम इसे एक साथ मिलकर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने प्रयास किया होगा। आइए इसे मिलकर हल करें। यदि हम प्रत्येक क्रियाधार को ध्यान से देखें तो क्रियाधारों में केवल एक चीज भिन्न है, जो कि है अवशिष्ट समूह, लिविंग ग्रुप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, सब कुछ समान है, सिर्फ अवशिष्ट समूह अलग अलग है। यानी कि अवशिष्ट समूह भिन्न है, बाकी बची शेष संरचना सभी में समान है। इसलिए यदि मैं इन आबंधों को तोड़ने का प्रयास करूं तो मुझे OH-, F- तथा I- क्रमागत रूप से अवशिष्ट समूह के रूप में मिलते हैं, जबकि इस प्रक्रिया में जो कार्ब धनायन बनता है वो सभी के लिए समान है। अब यहां पर I- का आकार सबसे बड़ा है, तो इस पर आवेश अच्छी तरह से फैल जाता है, इसलिए प्रति इकाई क्षेत्र में आवेश कम है और यह सभी में सबसे अधिक अस्थायी है। आइए अब बाकी दो OH- और F- पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम पहले में देखें यानी कि OH- में देखें तो ऋण आवेश ऑक्सीजन पर मौजूद है, जबकि दूसरे में यह ऋण आवेश फ्लोरीन परमाणु पर है। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों एक ही आवर्त के तत्व हैं, इसलिए उनके आकार में बहुत अंतर नहीं है। अतः हम यहाँ विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना करेंगे। यहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक है,
इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपने पास रखने की अधिक प्रवृत्ति होती है। इसलिए फ्लोराइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- की तुलना में अधिक अस्थायी होगा। अतः अवशिष्ट समूहों के अस्थायित्व का क्रम कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे अधिक I- अस्थायी होगा, उसके बाद F- होगा, उसके बाद OH- होगा। इसलिए Ci आबंध सबसे आसानी से टूटेगा। इसलिए इनमें से कौन SN1 के माध्यम से सबसे तेजी से क्रिया करेगा? तो उत्तर है तीसरा वाला। तीसरा वाला सबसे तेजी से क्रिया करेगा और जो सबसे धीमे क्रिया करेगा वो पहला वाला होगा। तो अभिक्रिया वेग या फिर कहें अभिक्रिया की दर ये तीसरे की सबसे अधिक होगी, फिर दूसरे की होगी, फिर पहले की होगी। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। यहां हमारे पास दो क्रियाधार हैं, दोनों SN1 अभिक्रिया से गुजरते हैं। यहां हमें दोनों अभिक्रियाओं के अभिक्रिया वेगों की तुलना करनी है। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में क्रियाधार समान है और दोनों ही परिस्थितियों में अवशिष्ट समूह भी समान है। तो ये काफी रोचक है ना, कि यहां मैं तुलना करूं भी तो किस चीज की करूं। हम पहले से ही जानते हैं कि नाभिक रागी की सामर्थ्य असल में ज्यादा मायने नहीं रखती जब हम SN1 अभिक्रिया की बात करते हैं, क्योंकि यह वेग निर्धारण चरण में कोई भूमिका अदा नहीं करता। तो यहाँ इन दोनों में क्या अलग है? तो यहाँ पर इन दोनों में जो हमें अलग दिख रहा है वो है मिश्रण अलग दिखता है। पहले वाले में जो मिश्रण है वो 80% एथेनॉल और 20% पानी का मिश्रण है, और दूसरे वाले में यह 20% एथेनॉल और 80% पानी का मिश्रण है। तो इसका ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी से कुछ लेना देना है। ज्यादा पानी का मतलब है ज्यादा ध्रुवीय। अब बात यह है कि ध्रुवता हमारी अभिक्रिया को किस प्रकार से मदद कर रहा है। तो चलिए इसका पता लगाते हैं। चूंकि प्रत्येक परिस्थिति में क्रियाधार समान है, कार्ब धनायन भी दोनों में समान होंगे, अवशिष्ट समूह भी समान होगा जो कि I- है। हमें पता है कि पानी का अणु एक ध्रुवीय अणु है। ऑक्सीजन में आंशिक ऋणावेश होता है जबकि हाइड्रोजन में आंशिक धनावेश होता है। तो आंशिक ऋणावेश कार्ब धनायन की ओर आकर्षित होगा और यह कार्ब धनायन को अस्थायित्व की ओर ले जाएगा। इसलिए स्थिर वैद्युत संपर्क या आकर्षण की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक अस्थायी कार्ब धनायन होगा। अतः यदि पानी के अणुओं की संख्या अधिक होगी तो आकर्षण भी अधिक होगा, फलस्वरूप कार्ब धनायन और अधिक अस्थायी हो जाएगा। इसलिए यदि मैं विलायक की ध्रुवता बढ़ाता हूं तो मध्यवर्ती कार्ब धनायन का अस्थायित्व बढ़ जाता है। अब चूंकि अभिक्रिया वेग सीधे तौर पर कार्ब धनायन के अस्थायित्व के समानुपाती है, इसलिए विलायक की ध्रुवता ज्यादा का मतलब है कार्ब धनायन का अस्थायित्व ज्यादा, अतः अभिक्रिया का वेग ज्यादा। यही कारण है कि यहां विलायक छुपा हुआ कारक है। यह वास्तव में अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन यह कार्ब धनायन को अस्थायित्व प्रदान करने में मदद करता है। और जितना ज्यादा कार्ब धनायन अस्थायी होगा उतनी ज्यादा आसानी से कार्बन तथा अवशिष्ट समूह के बीच का आबंध टूटेगा, फलस्वरूप अभिक्रिया ज्यादा तेजी से होगी। इसलिए दिए गए प्रश्न में जिस मिश्रण में अधिक ध्रुवीय विलायक होगा वह उतना ज्यादा SN1 क्रियाविधि में अभिक्रियाशील होगा। तो कौन सा मिश्रण अधिक ध्रुवीय है? यहाँ पे जल किसमें ज्यादा है? तो जल यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे 20% एथेनॉल है और 80% जल है, तो इसकी ध्रुवता ज्यादा है। इसलिए ये SN1 क्रियाविधि में अभिक्रियाशील अधिक होगा, यानी कि ये तेजी से क्रिया करेगा।